हेलो एवरीवन, मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को बताया कि हम राजस्थान एपीओ मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें आगे की कड़ी में हम ने जो देखते हुए पहले हमने जो कुछ देखा था, जैसे हमने 10 प्रकार के जो आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि जो आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर थे 91 1991 के अंतर्गत, 1994 के अंतर्गत और 1998 के अंतर्गत, ये जो 3 ईयर के मैंने पेपर आपको डिस्कस करवाए थे या मैंने आपको क्वेश्चन के बारे में बताया था, किस हिसाब से फॉर्मेट पूछा गया था, वो मैंने आपको बताया था। ठीक है। अब उनमें से एक टाइप आपके निकल के आता है डिफरेंस वाले क्वेश्चन। ठीक है, यानी आपको अंतर बताने हैं कि चाहे वो एविडेंस के अंतर्गत हो, चाहे वो आईपीसी के अंतर्गत हो, चाहे वो सीआरपीसी के अंतर्गत हो। ठीक है। तो उसी को फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए आज हम एविडेंस एक्ट के अंतर्गत भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 उनके अंतर्गत जो आपके डिफरेंस वाले जो क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, यानी जो आपके चाहे वो सबूत या आपके साक्ष्य के बारे में हो या वो आपके प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में हो, वगैरह वगैरह जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम अभी इस सेशन में अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको अगर याद हो तो मैंने कुछ आपको और भी बताया था, एक क्वेश्चन बताया था जो कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। मैंने एक क्वेश्चन आपको उस सेशन में बताया था कि अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा, ठीक है, लेक्चर देख लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा हो तो आपके अभी जो नीरज अकेडमी एप्लीकेशन है वहाँ पर अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत यानी रिलेवेंट फैक्ट या फैक्टिनिस्ट विवादक तथ्य को डिफाइन करना है। दूसरा, इन दोनों के बीच में बिटवीन क्या करना है, डिफरेंस बताना है या उनका उदाहरण सहित आपको आंसर लिखना है। ठीक है, यानी एक्सप्लेन करना है आपको विद एग्जाम्पल। समझ गए, ये क्वेश्चन था। अब ये आपके क्या होता है, एलएलबी के दौरान ये क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इन्हीं क्वेश्चन को हम आरपीएससी के एग्जाम के अंतर्गत किस प्रकार से मॉडिफाइड करें कि ये अपने आरपीएससी के क्वेश्चन बन सके। ठीक है। तो मैंने दिमाग लगाया कि भाई इनको हम क्यों ना टुकड़ों में कर दें। तो हमने इनको टुकड़ों में किया, तो मैंने इनका रिलेवेंट फैक्ट का सेक्शन 3 के अंतर्गत जो आपको बताया गया है, तो ये आपके 20-20 जो वर्ड्स लिमिट है उसका अंतर्गत पूछा जा सकता है। फिर फैक्टिंग इश्यू विवादक जो आपके तथ्य है, ये भी आपका वर्ड लिमिट जो 20 है या 30 होगी उसके अंतर्गत आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, ये तो आ गया पहला टाइप का, फर्स्ट टाइप हो गया। दूसरा हमने ये देखा कि इनको जो डिवाइड जो सॉरी इनके अंतर्गत जो आपको अंतर बताना है, ये आपके शॉर्ट के अंतर्गत, यानी जो एक तो वेरी शॉर्ट होगा और एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है जो आपके 4 से 5 नंबर का हो सकता है या 50 से 100 शब्दों के अंतर्गत आपको लिखना होगा। ठीक है। तो वहां पर हमने इसको क्या कर दिया, डिफरेंस वाला जो क्वेश्चन है वही इसको विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य को क्या करना है, आपको डिफाइन करना है डिफरेंस बताकर। ठीक है। तो वो हमने लिख लिया, डिफरेंस बिटवीन फैक्टिंग इश्यू एंड रिलेवेंट फैक्ट। ठीक है। फिर इन तीनों को जब क्या हो सकता है कि वो ऐसे टाइप के क्वेश्चन के अंतर्गत हो, तो इन तीनों को क्या कर देंगे यहाँ पर, इसको एलोबरेट करना होगा, तो उसको एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जाम्पल के तहत। तो एक ही क्वेश्चन को अपने तीनों वे में किस प्रकार से पूछा जा सकता है, तो हम इसी एक क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे और विद मैं आंसर बताऊंगा आपको तो किस हिसाब से आपको लिखना होगा। चलिए, रेडी हो आप? वेरी गुड। चलिए चलिए चलिए, कहाँ गया हमारा, ये रहा, आ गया। चलिए, कुछ आप मैं आपको ऐसे जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन है वो बताना चाहूंगा जो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। हाँ, आप लोगों के लिए एक चीज ध्यान में रखना कि जब हमने पेपर डिस्कस किया था ना, तो वहां पर दो टर्म यूज हुए थे। इंग्लिश के लिए तो एक ही था डिफरेंस वाला, लेकिन हिंदी में दो टर्म यूज किए गए थे। एक तो वहां पे यूज किया गया था, देखिए, अंतर बताइए। एक तो ये क्वेश्चन आपका शब्द है जो यूज किया गया था, और एक शब्द यूज किया गया था विभेद। ठीक है। तो विभेद और अंतर दोनों सिमिलर है और आपको डिफरेंस बताना है, इंग्लिश में एक ही शब्द था, तो मैंने यहाँ पर दोनों शब्द लिख दिए। ठीक है। पहला आपका कंक्लूजन, जो माइंड में कोई प्रॉब्लम हो तो वहां पर मैंने सोल्व कर दिया। दूसरा, अब आपको होगा कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके डिफरेंस वाले होंगे। तो मैं 8-10 लेकर आया हूँ, और भी इसमें होंगे। ठीक है, लेकिन मैं 8-10 अभी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। चलिए, उनको एक बार डिस्कस कर लें, फिर जो भी रिमेनिंग होगा उनको अपन जो ड्यूरिंग क्लास होगी उसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले आपके इसमें सबसे पहले मैंने जो उठाया है
सुसंगत तथ्य, ये विवादक तथ्य में अंतर, डिफरेंस बिटवीन रिलेवेंट फैक्ट और फैक्टिंग इश्यू, ये हम आज भी डिस्कस करेंगे। फिर हम सेकंड डिस्कस करेंगे मैं प्रज्यूम और सेल्फ प्रज्यूम, यानी उपधारणा कर सकेगा और उपधारणा करेगा। एक होता है कंक्लूसिव प्रूफ भी, ठीक है, तो वहां पर भी हो सकता है उपधारणा कर सकेगा और कंक्लूसिव प्रूफ में क्या अंतर है, या इन तीनों का सिमिलर पूछा जा सकता है। चलिए, फिर आता है आपके गुड आफ्टरनून। चलिए, संस्वीकृति या स्वीकृति, यानी एडमिशन और कन्फेशन, क्या होती है एडमिट और क्या होती है कन्फेस करना, ठीक है, ये भी आपको बताया जाएगा। मृत्युकालिक घोषणा यानी डायरेक्ट डिक्लेरेशन और डिपोनेंट, डिपोनेंट अभिसाक्ष्य, ठीक है, तो ये आपको भी क्या करना होगा, बताना होगा। फिर आता है आपके मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य, यानी ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में क्या डिफरेंस है। फिर आपको देखना होगा कि प्रत्येक साक्ष्य और अनुश्रुत साक्ष्य यानी डायरेक्ट एविडेंस और हियरसे एविडेंस, इनमें आपको डिफरेंस देखना होगा। फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि प्राथमिक साक्ष्य और द्वितीयक साक्ष्य, यहाँ पे द्वितीयक है, ठीक है, द्वितीयक साक्ष्य, इसको गौण साक्ष्य भी कहा जाता है, टाइम पेपर में गौण शब्द भी देखा था, ठीक है, तो वहां पर आपको घबराना नहीं है, गौण का मतलब भी सेकेंडरी होता है, तो बाद वाला होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, एविडेंस बेस्ड को सेकेंडरी एविडेंस कहा जाता है। फिर आपके जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल, यानी जुडिशियल कन्फेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, ठीक है, इनके बारे में भी आपको डिफरेंस पूछा जाएगा। जो लोकलक्षी निर्णय और व्यक्तिलक्षी निर्णय, जजमेंट इन रेम और जजमेंट इन पर्सोनम, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और विशेषज्ञ के साक्ष्य और साधारण व्यक्ति के साक्ष्य, आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्सपर्ट की जो एविडेंस वगैरह या एक्सपर्ट की जो आपके एविडेंस ऑफ जनरल रूल है, ठीक है, वो आपके एविडेंस ऑफ जनरल रूल वो क्या होगा, इनमें आपको डिफरेंस बताना है। एक्सपर्ट ऑफ ओपिनियन, ये भी पूछा जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये मैं आप लोगों के बीच में अभी 10 पॉइंट लेकर आया हूँ, ठीक है, यानी 10 पॉइंट पर हम अभी 10 पॉइंटों में से हम 1 पॉइंट पर भी चर्चा करेंगे, आपको आंसर भी बताऊंगा और कंटिन्यू 10 पॉइंट और भी लगभग 15-20 और भी होने वाले हैं, लगभग अभी मैं अगर निकालना चाहूँ तो आपके 15 और क्वेश्चन इसमें निकलेंगे डिफरेंस वाले, ठीक है, तो उन सारे को हम क्या करेंगे, वन बाय वन सोल्व करते जाएंगे और समझाता हुआ मैं चलता रहूंगा, ठीक है, और आप भी समझते हुए चलेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप आराम से क्लास के दौरान पूछ लेना मेरे को, ठीक है। चलिए, वेरी गुड इवनिंग बच्चा। अभी गुड आफ्टरनून है या गुड इवनिंग है, पहले ये बताओ। एक कह रहा है गुड आफ्टरनून, एक कह रहा है गुड इवनिंग, बोलिए। है जी, चलिए, चलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आपकी बात पर आऊंगा मैं। देखिए, पहले मैं हिंदी का मैटर बता देता हूँ, फिर इंग्लिश का बताऊंगा। चलिए, सुसंगत तथ्य और विवादक तथ्य। सुसंगत तथ्य क्या है, यानी रिलेवेंट क्या है, रिलेवेंट फैक्ट, इसके बारे में आपको ये आपके हो सकता है वर्ड जो लिमिट है वो कितनी है बता रखी है, 20, अपन कर रहे हैं 20 से 30 के अंतर्गत, ठीक है। चलिए, अब मैंने जो यहाँ पे देखिए मैं क्या क्या आप गलती कर सकते हो, क्या एरर कर सकते हो एग्जाम के दौरान, ठीक है। अब मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में शब्द सुसंगत तथ्य को परिभाषा दी गई है इसके अनुसार। अब मैं अगर ये शब्द लिखता हूं, भाई इतनी अगर लाइन लिखता हूं, अगर हाईलाइट कर दूं मैं बस आपकी गलतियां बताने ही आपको आया हूं कि आप एग्जाम में ऐसा ना करें, ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में सुसंगत शब्द की परिभाषा दी गई है और इसके अनुसार हम अगर आपको वर्ड लिमिट दी गई 20 और 30 शब्द और यहाँ पे ये लिखते हैं तो लगभग 10 वर्ड तो ये काउंट हो जाएंगे, तो 10 वर्ड ये काउंट हो गए, ठीक है, तो पीछे का जो मैटर है वो हम क्या 10 से 15 शब्दों में लिखेंगे क्या, नहीं होगा ना। तो मेन चीज है कि आपको क्या करना है कि आंसर कैसे लिखना है, ठीक है, तो ये आप शुरुआत में ना लिखें, ये मेरा स्ट्रांगली सजेशन है आपको, क्या है, स्ट्रांगली सजेशन है कि ऐसा आप कतई ना करें। अगर आप ये लिखना चाहते हो तो ये यहाँ पे लिखना होगा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम
धारा 3, ये इतना लिखा। तो अब ये वाली जो चीज है ना, ये आपके क्या होगा कि वर्ड लिमिट में काउंट नहीं होगी, और काउंट नहीं होगी तो एग्जामिनर को भी पता चल जाएगा भाई हमने कहाँ से लिखा है, किस सेक्शन से लिखा है, और आपका आंसर भी वहां पे राइट हो जाएगा। 1 पॉइंट ध्यान रखना। अब आपको लिखना क्या है। अच्छा, पहले भी गलती आ गई, चलिए फर्स्ट टाइम गलती होगी, कोई बात नहीं, हम इसको करेक्ट कर देते हैं। देखिए, एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है, यानी ऐसा फैक्ट जो किसी सेकेंडरी फैक्ट के साथ में क्या करेगा, रिलेवेंट कहा जाएगा। कब कहा जाएगा, जब, यानी व्हेन तथ्यों की सुसंगति यानी रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट से क्या हो, रिलेटेड हो। देखिए, इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार के, यानी इस एक्ट के अंतर्गत कौन सी आपके जो बात है, जो तथ्यों की सुसंगति के बारे में बताता है, यानी रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में बताता है, तो वो सेक्शन आपको कौन सा हो जाता है साथियों, कौन बताएगा मेरे को, बताइए। 5 से 55 है या 6 से 55 है। अब मुझे बताइए कि कौन सा ए सही है या बी सही है, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में 5 से 55 सही है या 6 से 55 सही है, सही है, वो आप मेरे को बताएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। ये जो मैं ऊपर बता रहा हूँ वो एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आंसर तो आपको इतना ही लिखना है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये आपके 20 शब्दों में काउंट रहेगा, और ये वाली चीज आप कतई ना करें, ध्यान में रखना, ठीक है। इसी तरह हम बात करते हैं आपके फैक्टिंग इश्यू की, समझ में आ रहा है। हाँ, कुछ महान पुरुष ऐसे भी होंगे कि इनका एग्जाम्पल भी वहां पर लिख के आएंगे, तो उनको मैं बता देता हूँ कि आप ऐसा ना करें, ठीक है ना। चलिए, उदाहरण भी लिख देंगे, कुछ होगा तो आपके पास में केस लॉ भी लिख देंगे इसके रिगार्डिंग, तो ऐसा नहीं करना है, जितना पूछा जाए उतना ही बोलना है, ठीक है। चलिए, दूसरा, विवादक तथ्य। विवादक तथ्य यानी फैक्टिंग इश्यू। सीपीसी में कहाँ बताया गया, ऑर्डर कौन सा है, कौन बताएगा मेरे को। सीपीसी का ऑर्डर कौन सा है, 14 है, कौन सा 15 है, 16 है, बताइए। मेरे को याद नहीं है साथियों, आप बताइए। मैंने बता दिया 14 है, 15 है, 16 है, या 14 है, ठीक है। अब आप बताइए कौन सा है। ऑर्डर 14, वेरी गुड, चलिए, यानी आपको याद है। देखिए, विवादक तथ्य, सबसे पहले बात, अगर आपको विवादक यानी फैक्टिंग इश्यू क्या है। सपोज करें कि मेरे पास में ये पेन है, आप कह रहे हो सारे साथी कि ये आपका पेन है, मैं कह रहा हूँ ये मेरा है क्योंकि मैंने ये खरीदा था ऑनलाइन, ठीक है। अब मैंने ऑनलाइन खरीदा, मैं कह रहा हूँ मेरा है तो मेरे पास में बिल होगा, आप कह रहे हो आपके पास में बिल होना। अगर दोनों में से दो आपको जो सबूत है, वो अगर प्रूव कर देता है, ठीक है, और जो असफल होगा वो सबूत का बात किस पर होगा, ये भी देखने का विषय रहेगा। ये भी किसी ने आपको जो 1901 के अंतर्गत आपसे एक क्वेश्चन मिला था, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था, सबूत का बात। लेकिन अब अपने एपीओ में इस बार सिलेबस में है या नहीं है, ये भी देखने का विषय है। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में आपके जो एपीओ मेंस के अकॉर्डिंग ये जो सिलेबस में है या नहीं है, कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना, ठीक है। ये सर बता रहे हैं, होता होगा ऐसा, आप मेरे को बताना, ठीक है। मेरे को तो पता है, लेकिन मैं अभी नहीं बोलूंगा। चलिए, हम बात कर लेते हैं विवादक तथ्य की। चलिए, परिभाषा भारतीय संविधान की धारा 3 में दी गई है। बार बार मैं इसलिए यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ कि भाई आप ऐसा कतई ना करें। ये जो हाईलाइट वाली चीज है आपको एग्जाम के दौरान नहीं लिखनी है। आपको कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है। कैसे लिखना है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3, सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 3 अकॉर्डिंग टू। चलिए, ऐसे लिखना है, समझ गए। अगर समझे या नहीं समझे, आप इसे कह रहा हूं। चलिए, कहां से लिखोगे, बस यहां से लिखोगे। विवादक तथ्य से अभिप्रेत है को इसके अंतर्गत आता है ऐसा कोई भी तथ्य जिस अकेले ही या अन्य तथ्यों के सहसंग किसी भी ऐसे अधिकार या दायित्व या नियोजिता के जिसका किसी वाद या कार्रवाई में
व्याख्यान या प्रत्याख्यान किया गया हो, अस्तित्व और अनस्तित्व, प्रकृति और विस्तार की उपपत्ति उपपत्ति अवश्य में होती है। उपस्थिति, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंस होती है। चलिए, उपस्थिति होगा, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, एक बार क्रॉस कंफर्म कर लेते हैं डायरेक्ट में क्या लिखा है, क्योंकि टीम के महोदय के द्वारा हमारे को उपपत्ति लिखा गया है और उपपत्ति से उत्पत्ति होता है, ठीक है, ओरिजिनल, उत्पत्ति। तो हमने इसको गलत पढ़ लिया था, ठीक है, उत्पत्ति होती है, ठीक है। अब इसमें स्पष्टीकरण भी दिया गया है, तो क्या वो लिखना जरूरी है, बताइए, 2 नंबर के अंतर्गत। नहीं, ठीक है, मेरा आंसर है नहीं लिखना है। क्यों कि भाई आपने को पूछा इतना है कि आपको डिफाइन करना है, डेफिनेशन लिख दी, स्पष्टीकरण आपको नहीं लिखना है। क्यों, तो ये वर्ड लिमिट ही आपकी 20 या 30 होगी, तो इतना लिखोगे तो वर्ड लिमिट आपकी एक्सीड कर जाएगी, आपके नंबर कट जाएंगे। ऐसा नहीं करोगे, समझ गए ना, स्ट्रॉन्गली बोल रहा हूँ आपको। चलिए अब इंग्लिश वाले आ जाओ भाई, रिलेवेंट फैक्ट एंड फैक्ट इन इश्यू। चलिए अब इसको आप ब्लैक कर लेते हैं ताकि क्या है कि रेड में आपको आसानी से दिख जाएगा। रिलेवेंट फैक्ट को समझ लेते हैं, ये भी इंग्लिश वालों के लिए मैंने आपको यहाँ पे ये चीज लेकर आया हूँ, तो आप ऐसा नहीं लिखे। सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डिफाइन द टर्म रिलेवेंट फैक्ट अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। कहाँ से स्टार्ट करोगे आप, ए फैक्ट इज सेड टू बी रिलेवेंट टू अनदर। ओके, मैं आपकी भावना समझ गया। चलिए, ओके, अब बराबर दिखाई दे रहा है ना, या कुछ और है। चलिए, आपको दिक्कत नहीं है ना, स्टार्ट करूँ। चलिए, a fact is said to be relevant to another fact if that fact is connected with that other fact in any of the way specified in the provision of this act relating to relevancy of fact। कौन सा सेक्शन होगा, 5 से 55 या 6 से 55, कौन बताएगा, जो बताएगा उसको ये सेशन आज उसको फ्री मिलेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फैक्ट इन इश्यू की। ये देखिए फिर से मैंने यहाँ पे वो लाइन लिखी है ताकि आपको भूलो नहीं, ठीक है, तो ये आपको लाइन यहाँ पे नहीं लिखनी है, नहीं लिखनी है, नहीं लिखनी है। कहाँ पर नहीं लिखनी है, एग्जाम के दौरान। कब नहीं लिखनी है, जब वो आपसे पूछे कि 20 शब्दों में इसका उत्तर दो या 30 शब्दों में इसका आंसर दो, ठीक है। चलिए, अच्छे बच्चे, कितने अच्छे बच्चे हैं मेरे। चलिए, आंसर यहां से स्टार्ट करना आपको। Fact in issue means and include any such fact which alone or such alone or in connection with other fact necessarily lead to existence। क्या करना चाहिए, वो existence करना चाहिए और non existence होना चाहिए। Nature or extent of any right, liability, disability which has been asserted or denied। क्या किया जाना चाहिए उसको, या तो उसको स्वीकार कर रहा है या उसको मना कर रहा है, ठीक है। इन एनी शूट और प्रोसीडिंग, इसके अंतर्गत वो मना कर रहा है या कि उसको असर्टेड कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, तो किसी बात के अंतर्गत, शूट के अंतर्गत या किसी प्रोसीडिंग यानी कार्यवाही के अंतर्गत, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो फैक्ट इन इश्यू कहलाएगा। समझ में आया ना, बस इतना ही लिखना है। अब हम डिस्कस करेंगे इनके डिफरेंस की, ठीक है। चलिए, अंतर, डिफरेंस। द फॉलोइंग डिफरेंस इज फाउंड बिटवीन 11 फैक्ट एंड फैक्ट इन इश्यू, ठीक है। हमें पाया गया था, हमें पता है कि भाई कहाँ में पाया गया था, तो ये आपके एविडेंस एक्ट में पाया गया था, ठीक है। ऐसा नहीं कहाँ पाया गया था, ये कोई जंगल में नहीं पाया गया था, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं, सर की बात तुरंत मान लेते हैं। चलिए अब देखिए साथियों, हम डिस्कस कर रहे थे आपके रिलेवेंट फैक्ट की। ये जो आपके क्वेश्चन हो सकता है, ये आपके नंबर ऑफ हो सकता है 4 मार्क्स का हो या 5 मार्क्स का हो, ठीक है। वर्ड लिमिट आपके 50 से 100 मार्क्स की हो सकती है, तो आपको इसमें इतना सारा कुछ मैटर लिखना ही पड़ेगा। चलिए, रिलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इश्यू
कहाँ पर डिफाइन कर रखा है, सेक्शन 3 सेक्शन 3। चलिए ये हम दोनों को पता है, आपको भी पता है, एग्जामिनर को भी पता है, और जो को भी चेक करेगा उसको भी पता है। ठीक है, तो आप नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। मेन बात क्या लिखोगे वो देखिए। सुसंगत तथ्य स्वयं विवादग्रस्त तथ्य नहीं होते हैं, यानी जो रिलेवेंट फैक्ट है वो क्या होता है, खुद इटसेल्फ फैक्टिंग इश्यू नहीं होंगे। ऐसे तथ्य होंगे जिनके आधार पर विवादित तथ्यों का अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस अनअस्तित्व का आप क्या कर सकते हो, प्रज्युम लगा सकते हो, अनुमान लगा सकते हो। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, relevant facts are not the fact in issue themselves, they are fact from which the existence or non-existence of the fact in issue can be inferred। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। और दूसरा, ऐसा नहीं कि आप सीधा नीचे चले जाओ, दूसरा नंबर पॉइंट आपको इधर आना। जबकि अब मैंने यहाँ पे क्या है कि सीधा पॉइंट लिख दिया, आप क्या करोगे कि यहाँ पे जबकि ऐसा लिखोगे, वे विवादक तथ्य ऐसे तथ्य होंगे जिन पर विवाद होता है, यानी आपका जो डिस्प्यूट है उस पर, जिनके निर्णय पर ही वाद का निर्णय आधारित होता है। इन इश्यू आर फैक्ट विच आर डिस्प्यूट एंड ऑन द डिसीजन ऑफ विच द जजमेंट इन द सूट डिपेंड। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर लिखना होगा। दूसरा अंतर क्या लिखोगे आप, सुसंगत तथ्य किसी भी अधिकार और दायित्व का आवश्यक तत्व नहीं होता है। जो रिलेवेंट फैक्ट है वो किसी भी राइट और लायबिलिटी के अंतर्गत एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ए रिलेवेंट फैक्ट इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ राइट और ऑब्लिगेशन। ठीक है, दूसरा जबकि यहां से वापस आ जाएगा, विवादित तथ्य किसी भी अधिकार और दायित्व का आवश्यक तत्व होता है। द फैक्ट इज क्वेश्चन इन एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ राइट एंड लायबिलिटी। भाई एक कह रहा मेरा है, दूसरा कह रहा मेरा है, दूसरा कह रहा मेरा है, तो बता क्या सबूत है तेरे पास, ऐसा बताना होगा। ठीक है, समझ गए ना, वहां पे लिखना नहीं है, समझने के उद्देश्य से मैं आपको यहाँ पे ऐसे समझा के बता रहा हूँ। चलिए, सुसंगत तथ्य क्या होता है, साक्ष्यक तथ्य कहलाता है, यानी जो रिलेवेंट फैक्ट है आर कॉल्ड एविडेंसरी फैक्ट कहा जाता है। और जो विवादक तथ्य होते हैं वो मुख्य तथ्य यानी सेकेंडरी या मेन फैक्ट कहा जाता है। द फैक्ट इन इश्यू आर कॉल्ड द मेन फैक्ट, या सेकेंडरी मुख्य हो सकता है, आपके मेन फैक्ट होगा। ठीक है, होता है। अब फोर्थ नंबर जो आपके डिफरेंस है, यह परिस्थिति के अनुकूल क्या होता है, साक्ष्य होता है। इट इज एविडेंस कंसिस्टेंट विद द सर्कमस्टांसेस। ये क्या होता है, परिस्थिति के अनुकूल आपको एविडेंस मिलता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग वो रिलेवेंट होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, ये एक प्रत्यक्ष यानी सीधी यानी डायरेक्ट साक्ष्य होंगे जिस पर अधिकार या उत्तरदायित्व निर्भर करेगा। इट इज डायरेक्ट एविडेंस ऑन विच अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपेंड। ठीक है, तो इस तरह से आपको आपका आंसर देना है। ये क्या आ गया बीच में, अच्छा चलिए, तो इसके एग्जाम्पल कहाँ चले गए, चलिए वो भी बताएंगे। ये लीजिए, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि आरजेएस की अगर टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे पास में 85 टेस्ट है, तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप एपीओ का बेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो एपीओ का बेस भी हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं, 25 तारीख से। ठीक है, तो आप आराम से ज्वाइन करें, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप ज्वाइन करें, तो हमारे पास 27 तारीख से बैच स्टार्ट होगा। चलिए, और क्या होगा, लो और यूजीसी नेट के लिए ये भी आपको 27 तारीख से स्टार्ट होगा, आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल कहाँ चला गया भाई, इतना लंबा। ये महाशिवरात्रि का आपके ऑफर है, तो वो भी आप आराम से दे सकते हैं, 30% प्लस 1100 रुपये का, 1111 रुपये का आपको अतिरिक्त कूपन दिया जा रहा है, यूज कर सकते हैं। और ये मेरे अकेडमी एप्लीकेशन है। चलिए, एग्जाम्पल कहाँ चले गए, चलिए एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, नहीं आया तो इधर लिख लेते हैं, कहाँ पर चले गए यार, चलिए कोई नहीं, हम एग्जाम्पल आपको ऐसे बता देते हैं। भाई आपको इसमें क्या करना होगा, केस लॉ लिखना होगा। जब कब लिखोगे केस लॉ, जब आपको 200 वर्ड लिमिट के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, केस लिख दोगे, एक तो मध्य प्रदेश का AIR
1968 MP, ठीक है, यहाँ का एक केस होगा। इसके अंतर्गत क्या बताया गया कि जो विधिक, आपके मैं लिख देता हूँ कि विधि की दृष्टि से, विधि की दृष्टि में सुसंगत तथ्य, सुसंगत तथ्य उन तथ्यों को माना जाएगा किनको माना जाएगा, जो स्वयं क्या होंगे, देम सेल्वेज विवादग्रस्त हो, पेक्यूनिशियो, स्वयं विवादग्रस्त हो, ठीक है, विवादग्रस्त नहीं हो। मेरे हाँ में हाँ मिला रहे हो आप। चलिए, विवादग्रस्त नहीं हो, मैं इसको रेड में लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में, ठीक है। तो विवादग्रस्त नहीं हो तो वो क्या होंगे, चलिए, अपितु, अपितु वादग्रस्त, यानी जो आपके फैक्ट होंगे, तथ्यों से इस प्रकार रिलेट होंगे, इस प्रकार संबंधित होंगे, संबंधित उनमें विवादग्रस्त तथा संभावित प्रोबेबली और नॉन प्रोबेबली एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, ठीक है, संभावित तथा असंभावित हो जाते हो, ठीक है, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, प्रोबेबली और नॉट प्रोबेबली, और क्या बताया, असर्टेड और डिनाइड, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए, ये काम किस बाद में बताया, AR 1960 MP के बाद में। एक केस होता है CRLJ का, क्रिमिनल लॉ का, जो क्रिमिनल लॉ जनरल 2010 का आया था, उसमें बताया गया था, ठीक है। तो हेतु यानी मोटिव, हेतु एक रिलेवेंट फैक्ट है, सुसंगत तथ्य है, फैक्ट है, या हो सकता है। ये किस चीज में बताया गया था, किस केस में बताया था, आपके 1976 के अंतर्गत एक क्रिमिनल लॉ जनरल बुक आती है, कौन से ईयर में, 2010, वहां पे ये आप देख सकते हो, ठीक है, 1976 में। तो ये दो चीज आप वहां पे मेंशन कर सकते हो। और भी रिलेवेंट आपके कुछ ऐसी बातें हो जो आपको केस लॉ याद हो तो वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है, कौन सा रिलेवेंट है कौन सा नहीं है, मेरे ज्ञान में यही आया तो मैंने ये आपको लगा दिया है, ठीक है। इस तरह से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। अच्छा, ये जो पेपर है हमने क्लास में डिस्कस कर लिया है, अभी हम आपको नहीं बताएंगे। चलिए, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए, तो आज की जो क्लास थी कहाँ पर चला गया हमारा, आ गई है भाई, सेशन कैसा लगा साथियों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। और जो बंदे मेरे अकेडमी आपने डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, ये एप्लीकेशन है अपनी, तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, मेरे अकेडमी एप्लीकेशन। सारी कुछ क्लासें यहाँ पे चलती है, ठीक है, और स्टार्ट होने वाले तो भी यहीं पे होगी। तो आपको मेन है यहाँ पे आपको इस ऐप को डाउनलोड करना होगा, मेरे अकेडमी एप्लीकेशन को। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि मेरे से बात करो भाई, कोई भी कोर्स परचेज करने से पहले कोई भी डाउट हो आपको कि सर
झूठ में हमारे पैसे लेकर नहीं चले जाएं या कहीं और ना हो जाओ, तो आप डायरेक्ट मुझसे बात भी कर सकते हो या मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, ये नंबर है अपने 9782254249। ठीक है, यहाँ पर आप कॉल मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो चलें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।